कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर सोने चांदी की जो तेजी है उसके साथ ही करेंगे, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना 55,000 तो चांदी 70,000 के पार इस हफ्ते निकलती हुई नजर आई है। कॉमिक्स पर भी भाव 5 महीने के हाईज पर सोने के लिए तो 8 महीने के हाईज पर चांदी के लिए हैं। ऐसे में 2023 में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, सोने और चांदी की चाल कैसी रह सकती है, मांग को लेकर यहाँ पर क्या तर्क है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के राजीव कपूर एंड इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुरेंद्र जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे और आपसे दिन में पहले मेरी बात हो भी रही थी, चांदी से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तेजी है वो आगे जाकर कायम रहने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन सपोर्ट तो यहाँ पर मिलेगा ही, डॉलर में गिरावट का फायदा भी है, लेकिन जो एक इंडस्ट्रियल डिमांड की एक्सपेक्टेशन है चांदी को लेकर, उसका काफी सहारा शायद आगे जाता हुआ मिलेगा। तो 70,000 के स्तर तो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख ही चुके हैं। आगे जाकर किस तरह की रेंज अब अगले साल रह सकती है? देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि चांदी की सडनली इतनी डिमांड कैसे उत्पन्न हो गई। हम पिछले साल को कंपेयर करें तो पिछले साल लगभग 5,800 टन चांदी का भारत में इंपोर्ट हुआ था, और इस बार यदि मैं दिसंबर महीने तक की बात कर लूं, जो कि अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, तो कम से कम हम 11,800 टन इंपोर्ट कर चुके हैं। तो ये तो साफ साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड के अलावा इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से चांदी का इतना ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स हैं, वो रशिया में जो चांदी हो रही है, पैदा हो रही है, या जो रशिया में चांदी रिफाइन हो रही है, वो मार्केट्स में खरीद नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से चांदी में एक सडनली डिमांड पूरे वर्ल्ड में आ गई है, उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से चांदी के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही चीजें चांदी की डिमांड, और लोग ज्यादा से ज्यादा चांदी एक्यूमुलेट करके, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो चांदी एक्यूमुलेट करके अपने पास रखना चाहते हैं, और इंपोर्ट के नंबर्स इन सबको बिल्कुल सही मायने में रिप्रेजेंट भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चांदी अपने 2023 में एक नए स्तर को छुएगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चांदी लगभग इंटरनेशनल मार्केट में $24 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे 2023 में चांदी कम से कम $29, मतलब यहाँ से $5 और ज्यादा मुझे नजर आती है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 20 से 23% तक ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यदि मैं करंट प्राइसेस की बात करूं और इंपोर्ट ड्यूटी यदि भारत में सेम रहती है, तो चांदी का प्राइस हम 2023 में शायद 95,000 तक देख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की यहाँ पर उम्मीद है। फिजिकल खरीदारी तो बाजार में है ही, रशिया वाला एंगल भी है, और सपोर्ट हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर चांदी में आता हुआ देखा है। आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर राजीव, आपका क्या व्यू है, और चांदी में आप क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अगले साल के लिए? गुड इवनिंग मनीषा जी। मैं काफी हद तक सर से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है चांदी अगले साल में काफी अच्छी रिटर्न देने वाला कमोडिटी निकल के आएगा। थोड़े से हर्डल से अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अराउंड इमीडिएट हर्डल जो है वो 70,500 के आसपास है, देन 75,500 के आसपास है। तो अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में एटलीस्ट 75,000 के आसपास के टारगेट तो हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर 75-76 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है ऊपर के जो सर ने टारगेट दिए हैं 90-95,000 के, वो भी अचीव हो जाएं। बट अभी ऐसा लगता है कि जो चांदी है, अगर मैं लंबे दायरे की बात करूं, पिछले 2 साल में चांदी मोटा मोटा जो है करीबन 55,000 और 75,000 के बड़े रेंज में ट्रेड किया है। तो 75,000 का जो दायरा है वो उसे क्रॉस करने में थोड़ा सा मशक्कत लगेगी, और थोड़ा वहां पर मार्केट को थोड़ा सा ठहराव भी देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी। हल्की फुल्की करेक्शंस जरूर देखने को मिल सकती है मनीषा जी। हो सकता है कि हम अगले 15-20 दिन में थोड़ी एक करेक्शन देखें, जिस दौरान चांदी एक बार 65-66 हजार का स्तर भी दिखा दे। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी स्ट्रांग ही लगता है। जी हाँ, जो डायरेक्शनल स्ट्रक्चरल ट्रेंड है वो यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है, लेकिन जैसे राजीव आपने कहा कि उठापटक यहाँ पर जारी रहेगी, वॉलेटिलिटी अगले साल भी हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। तो जो लोग अभी तक यहाँ पर खरीद नहीं पाए हैं, उनके लिए किस तरह के स्तर अगला साल दिखा सकता है? मनीषा जी, मैं पोजिशनल बेस पे मैं समझता हूँ कि अगर 65 से 66 हजार की एक करेक्शन मिल जाए चांदी में, तो आई थिंक बहुत अच्छे लेवल्स होंगे एंट्री लेने के लिए। और नीचे में फिर 62-63 हजार मुझे लगता है कि इजिली आएगा नहीं।
तो 62 से 63,000 के बीच का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पहला टारगेट जैसे मैंने बताया कि 70,500 एक छोटा सा अभी एक एक रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है देन 75,000 ओके, 75,000 के टारगेट रख सकते हैं। ऑल राइट। मनोज जी, आप क्या राय देंगे अगर कोई किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है 3 साल के लिए चांदी में, तो क्या स्तर वो वॉच करें? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे मैं मेहता जी से काफी हद तक सहमत हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे फिजिकल डिमांड में जो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे काफी बेहतर है चांदी की, उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतों में लगातार सपोर्ट देखने को मिले हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 1 डिकेड से ज्यादा का कंसोलिडेशन चांदी में देखने को मिला है और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतें जो है वो ब्रेकआउट के करीब है। तो वर्ष 2023 जो है स्पेशली वो चांदी के लिए बेहतर रहेगा और लगभग 20% तक के जो रिटर्न्स हैं वो इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि 65 से 66,000 की रेंज में चांदी मिले तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। डिप्स मिले तो और बाय करें। 58-59,000 का आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 85,000 तक के जो लक्ष्य है वो 2023 के लिए रख सकते हैं। मतलब 4 से 5,000 के स्टॉप लॉस में 20,000 तक की जो है अपसाइड की पोटेंशियल इस कमोडिटी में वर्ष 2023 में लगती है। तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे इस कमोडिटी में वर्ष 2023 में नजर आ रहा है। ओके, सुरेंद्र जी, एक चीज़ होती है और चांदी में हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हिस्ट्री गवाह है कि जब भाव चढ़ते जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि यहाँ 70 आएगा, 80 आएगा, लाख आएगा, और उसके बाद चांदी सीधा यहाँ पर आपको 35-45 भी दिखाती हुई नजर आई। तो बाजार में थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म तो ज़रूर है। क्या डिफरेंट है इस बार उस समय से जब हमने उस लेवल से चांदी को इतनी जोर से गिरते हुए देखा? देखिए, उस समय के इंपोर्ट के आंकड़े और अभी के इंपोर्ट के आंकड़े, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। साथ ही एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंट्री जो चांदी का प्रोडक्शन करती है उसे कोई खरीद नहीं रहा है। और तीसरी बात, जब हम 2011 की शायद आप बात कर रहे हैं, 2011-2013 जब चांदी का प्राइस 76,000 के आसपास हो गया था, उस समय में और इस समय में ये फर्क है कि अब चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। इसे ग्रीन एनर्जी के रूप में देखा जा रहा है, सोलर पैनल में यूज होता है, जो 2013 में ये सारी चीजें थी, लेकिन बहुत ही लोअर लेवल पे थी। तो इसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि ये कंपेरेबल नहीं है और इसी की वजह से चांदी ऊपर जाएगी। और मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि एक 10 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है। आप 10 साल तक किसी कमोडिटी का प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में रहे तो उसमें एक मूवमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन के फिगर्स, आपके जो डेली कंजम्पशन के फिगर्स होते हैं, उस फिगर से आपके इन्वेस्टमेंट के फिगर को मैच करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जाके ये मैचिंग होगा। और भारतीय बाजारों में खास तौर पर जिस प्रकार से रुपया कंटिन्यूस गिरता जा रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद हमारा ये टारगेट अचीव हो पाएगा। और जैसे कि मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बताया, मैं भी ये मानता हूं कि नीचे 62 से 63,000 का एक नीचे का इसमें सपोर्ट लेवल रहेगा, लेकिन वहां से पूरा ये अपसाइड ही लगभग 95,000 तक 2023 में रह सकता है। ऑल राइट, तो यानी कि वॉच करें चांदी को आप यहाँ पर। 62 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में अगर 75,000 निकालता है तो फिर 95 बहुत दूर नहीं। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, जहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। एक कंसोलिडेशन के बाद बढ़त यहाँ पर लौटी है। 55,000 जैसे स्तर हमने बाजार में फिर से बनते हुए देखे हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर क्या व्यू है? खरीदारी तो है, लेकिन जहाँ तक ETF की बाइंग की बात है, उसने इस साल में यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है। देखिए, हमें पूरे गोल्ड के एक पैटर्न को समझना होगा। गोल्ड का पैटर्न किस तरह से चलता है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स बाइंग करती हैं, उसके बाद ETF बाइंग करने के लिए आते हैं, उसके बाद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आते हैं, और उसके बाद जो कॉमन इन्वेस्टर होता है, जो कॉमन मैन होता है, वो आता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिसंबर के बाद में, जनवरी पहले या दूसरे हफ्ता में, हमें पता चलेगा कि बहुत सारी कंट्रियों ने, सेंट्रल बैंक ने अच्छी खासी गोल्ड को लेकर बाइंग की है। हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उससे तो ये पता चलता है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग डेफिनेटली हो रही है। और उसके बाद हम शायद जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक तक हम देखेंगे कि ETF की बाइंग शुरू हो गई है। तो जैसे ही ETF की बाइंग शुरू होती है, इसका मतलब एक कॉमन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना उसने
शुरू कर दिया है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो अपनी तरह से गोल्ड को अक्यूमुलेट करके चलते हैं। तो इस पैटर्न में पूरा मूवमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में $1757 का स्पॉट मार्केट में एक सपोर्ट चांदी को गोल्ड को मिलेगा। लेकिन 2023 में मैं ऊपर में चांदी को तकरीबन 2050 से $2150 के बीच में रखता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाकर ये इन्फ्लेशन जब रिसेशन में कन्वर्ट होगा तो सारे एसेट क्लास में बहुत जबरदस्त मंदी आएगी, और उस वक्त सोना ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसके थ्रू लोग अपने दूसरे पोर्टफोलियो को हैज करेंगे, और इसी वजह से सोने के दाम। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर सोने में भी आ सकती है। तो सिर्फ चांदी ही नए हाइज नहीं बनाएगी, सोना भी यहाँ पर अगले साल नए हाइज बना सकता है। काफी सारे फंडामेंटल्स की बात तो यहाँ पर हुई ही है। राजीव, आप कैसे देखते हैं? आप किस फंडामेंटल को गौर तरीके से यहाँ पर देखेंगे और आपकी रेंज क्या है? मनीषा जी देखिए, लास्ट ईयर बेसिकली करंट ईयर की बात करूं, 2022 में मार्च से और हमने अक्टूबर तक गोल्ड में मंथली जो है डाउनवर्ड ट्रेंड देखा। मैं कॉमेक्स गोल्ड की बात कर रहा हूं, और ये ट्रेंड का जो चेंज आया वो नवंबर के महीने में आया, जिसमें करीबन गोल्ड ने $134 की एक उछाल दिखाई, और पिछले 3 महीने की जो मंदी थी उसे एनगल्फ भी किया। तो ये एक साफ दर्शाता था कि मंथली चार्ट्स पे एक गोल्ड जो है बॉटम आउट हो गया है, और इस महीने भी गोल्ड ने अभी तक बढ़त का दौर बनाए रखा है। तो ये दूसरा लगातार महीना होगा जिसमें गोल्ड की बढ़त बनी हुई है, और हम मंथ के आखिरी हफ्ते में ही जा रहे हैं, और अभी करीबन इस महीने में $46 ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा और कंटिन्यू रहना चाहिए। रफली मुझे लगता है कि $1880-1890 तक का लेवल जो अगले 2-3 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है गोल्ड का। और अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो 55,500 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर इस पर एक अच्छा क्लोजिंग होता है तो मुझे लगता है काफी बड़ा मोमेंटम गोल्ड को मिल सकता है, जिसमें गोल्ड करीबन 1.5 से 2,000 की एक तेजी, फास्ट तेजी दिखा सकता है, जिसे हम स्टीप प्राइस कह सकते हैं। और इंडियन मार्केट की बात करूं तो मंथली बेसिस पे इंडियन मार्केट में इस महीने आई थिंक गोल्ड अपने नए हाई के आसपास क्लोज करेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है मोमेंटम प्लस में है, और गोल्ड में भी मुझे लगता है बढ़त आगे अच्छी बनी रहनी चाहिए। हालांकि चांदी में ऐसा लगता है कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, क्लियरली बायस चांदी की तरफ है, और क्यों ना हो, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इन फेवर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपने वो व्यूज भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेंगे बाकी की कमोडिटीज पर। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। अब बात हम यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। यहाँ पर उठापटक जारी है और बहुत ही मिक्स ट्रेंड हमने बनता हुआ देखा है। लेकिन राजीव, इन सब के बीच में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ होगी? हाँ मनीषा जी, मुझे आज इंट्राडे के लिए जो है चांदी में थोड़ी सी और कमजोरी आती हुई लगती है। तो चांदी में आज इंट्राडे के लिए सेलिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। करीबन 69,300 पर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 69,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 68,500 का टारगेट रखना है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती, छोटी गिरावट ही लगती है। और दूसरी कमोडिटी हमारी क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ बनी है ये और एक्सटेंड होनी चाहिए, और 6700 तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंट्री इसमें रफली 6550 के आसपास ली जा सकती है। 6450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, तो आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी चांदी और क्रूड में फिलहाल आती हुई। मनोज जी, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के लिए क्या है? यहाँ पे एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें मनीषा जी, तो कॉटन सीड ऑयल केक में लगातार जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है, और आज हमने 2820 के जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी पार होते हुए देखे हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा डीप मिले 2820-25 के आसपास, तो लॉन्ग की पोजीशन जो है वो लेके चलना चाहिए। 2770 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2920 से 2940 तक के लक्ष्य जो है वो यहाँ रख सकते हैं। दूसरा, ग्वारसीड एक दायरे में बना हुआ है लेकिन अपने सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। तो 5820 के आसपास ग्वारसीड जनवरी वायदा में भी बाय कर सकते हैं 5750 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 5940 तक के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, तो वो दो राय हैं यहाँ पर, कॉटन सीड ऑयल केक में और गुआर सीड में कारोबार करने की राय। लेकिन मनोज जी, आप मसालों को एज अ पैक यहाँ पर कैसे देखते हैं? क्योंकि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस हमने अक्रॉस कमोडिटीज मसालों में आते हुए देखी, वो भी यहाँ पर जीरा में, जहाँ पर अब भी तेजी बरकरार है। अगले साल के लिए कोई टॉप पिक इस सेक्टर से? जीरा का जो मोमेंटम है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2023 भी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर का कंडीशन है वो भी क्रॉप के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। दूसरा, जो लास्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी काफी कम था। ओवरऑल एक्सपोर्ट डिमांड भी बेहतर है, तो यहाँ पे अभी भी ये कमोडिटी में लगभग
2 से 2,500 रुपए तक की बढ़त की और गुंजाइश है। तो यहाँ पे 30 से 31,000 तक के जो स्तर है वो फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं 26,500 के स्टॉप लॉस से ऊपर पे 30 से 31,000 तक के लक्ष्य के लिए। तो ओवरऑल स्पाइसेस पैक में जीरा ही अभी बेहतर दिखता है। कोरिएंडर में यहाँ पे दबाव है और अभी जो है एक कंसोलिडेशन अगले 2 से 3 महीने इस कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर यहाँ पे एक बार क्रॉप के अराइवल्स के बाद में जो मोमेंटम है वो थोड़ा सुधर सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि अगले 2 से 3 महीने ये कमोडिटी एक कंसोलिडेशन में रह सकती है। वहीं अगर टर्मरिक की बात करें तो यहाँ भी डिप्स में बाय कर सकते हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 8,100 8,200 के आसपास आए तो वो बेहतर लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से 7,800 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 9,000 9,100 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। ओवरऑल स्पाइसेस पैक में अभी भी सबसे बेहतर जो है वो जीरा ही दिखाई देता है। लेकिन मनोज जी, आपको नहीं लगता जिस तरह की तेजी हमने पिछले 1 साल में यहाँ पर जीरे में आती हुई देखी है, कहीं यहाँ पर लगाम लगने की जरूरत है? क्योंकि मुझे याद है 12, 15, 16 महीना पहले शायद यहाँ पर 16,000 17,000 के स्तर भी देखने को मिले थे। उसके बाद जीरे में अब यहाँ पर 28,000 के लेवल्स। बिल्कुल, सितंबर 2021 से यहाँ पे जो तेजी की शुरुआत हुई थी लगभग 15,000 के आसपास भाव थे और अभी हम 29,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल के जैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पे जो रैली है वो बेसिकली मजबूत फंडामेंटल्स के चलते ही है। जिस तरह से हमने देखा कि क्रॉप जो है लास्ट ईयर कम थी, दूसरा भारत के जो जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड है वो बेहतर थी और जो पीयर कंट्रीज है वहां पे क्रॉप की स्थिति काफी कमजोर थी। इस बार भी यहाँ पे सोइंग है, लेकिन जो वेदर रहना चाहिए वैसी अनुकूलता अभी भी यहाँ पे मौसम की नहीं लग रही है क्रॉप के लिए। तो कहीं ना कहीं यील्ड प्रभावित होती हुई नजर आएगी और आगे भी डिमांड जो है वो बेहतर है। तो अगले 2 से 3 महीने अभी भी ये कमोडिटी के लिए बेहतर है। 30 से 31,000 के दायरे में फिर एक बार यहाँ पे जो है मुनाफा वसूली इस कमोडिटी में देखने को मिलेगी। तो अभी ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए और एक बार जो है यहाँ पे जब नए क्रॉप के अराइवल्स होंगे फरवरी एंड मार्च में तो फिर उसके बाद यहाँ पे दबाव थोड़ा देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, ये तो बात हुई एग्री एज अ स्पेस की, लेकिन राजीव जी यहाँ पे आपसे गैस पे भी बात करना चाहेंगे। क्रूड पे तो आपकी एक टॉप ट्रेड यहाँ पर थी ही, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट हमने गैस में आते हुए देखी और जिस तरह की मुनाफा वसूली रही है, चार्ट्स एक्चुअली दर्शाते हैं कि हर साल 1990 के बाद से हमने देखा है कि दिसंबर, जैन और फेब में यहाँ पर गैस के भावों में गिरावट के साथ ही कारोबार होता है और इस साल भी कोई बहुत डिफरेंट ट्रेंड नहीं है। हाँ मनीषा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्यादातर जो है सर्दियों में जो है गिरावट ही देखने को मिली है, दिसंबर तक एटलीस्ट। मुझे लगता है कि जो 400 से 420 रुपए का लेवल है वो चांदी के लिए बहुत नेचुरल गैस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर नेचुरल गैस 400-420 के स्तर के नीचे नहीं सस्टेन करता है तो काफी चांसेस हैं इसमें पुल बैक रैली देखने के। तो ओवरऑल जो ऐसा लगता है कि मुझे नेचुरल गैस 600 से और 400 के एक रेंज में ट्रेड करनी चाहिए। तो लोअर साइड ऑफ द रेंज आई थिंक इधर कॉल्स के साथ ट्रेडर जा सकते हैं बाय साइड में और एक 380 के स्टॉप लॉस के नीचे मेंटेन करके एक बाय साइड की ट्रेड भी ले सकते हैं, जिसमें वो इनिशियल टारगेट्स जो है अराउंड 480 530 तक के रख सकते हैं, देन 600 के रख सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल जो है थोड़ा सा दायरे में लगता है नेचुरल गैस जब तक 380 को ये नीचे में ब्रेक नहीं करता। ओके, यानी कि 380 नीचे में स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं, ऊपर में 600 तक की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी जिसके लिए नेचुरल गैस काफ़ी अच्छे से जाना जाता है, यहाँ पर आगे भी कारोबार रहेगा उसमें ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, राजीव जी साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।